Hello children, in this video we are going to learn about radical. Radical is an atom or a group of atoms which behaves like a single unit and it contains a positive or negative ion. It contains a positive or negative charge. So children, you can see this one is a radical. It is an atom, and here you can see it is a group of atom. And along with this one, it behaves. What does it means? That it behaves like a single unit. It means that in a chemical reaction, all this group of atom or this atom take part as a single unit. क्योंकि रिएक्शन में ये सिंगल यूनिट के रूप में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इन्हें हम रेडिकल कहते हैं और इसके ऊपर कोई कुछ चार्ज होता है जो इसे आयन के रूप में बिहेव करने में हेल्प करता है। तो रेडिकल कोई एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम होता है जो एक सिंगल यूनिट के रूप में बिहेव करता है और जिसके ऊपर चार्ज होता है, जिसकी वजह से वो आयन के फॉर्म में पाया जाता है। So children, first of all we would see about some important positive radicals and then some important negative radicals, and after that we would see some examples of chemical formula writing. Let us start with positive radicals. So positive radical में सबसे पहले यहाँ पर जो हमने radicals को चुना है, ये सिर्फ वैसे radicals हैं जिनकी नेमिंग में कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है। हमने सिर्फ उनको लिया है जो कॉमन पॉजिटिव रेडिकल्स हैं, उसके बारे में आप जानते हैं। तो यहाँ पर हमने 5 रेडिकल्स को लिया है। कॉपर, सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान रखें, ये जो वैलेंसी 1 2 3 4 ऐसे करके हमने नंबरिंग कर दी है वैलेंसी की, और सबसे पहले 2 नंबर में हमने इन 5 को लिखा है। कॉपर, मर्करी, iron, stannum, this one is tin, plumbum, this one is lead. इन 5 को लिख दिया। उसके बाद इस सीक्वेंस में, और उसके बाद आप देखिए शुरुआत के जो 2 हैं उनको हमने ऊपर भेज दिया, वो यहाँ भी है और ऊपर भी है। उसके बाद बीच वाले को जो कि आयरन है उसको हमने एक स्टेप नीचे भेजा 2 से 3 में, और फिर आप देखें लास्ट 2 4th and 5th इनको हमने 2 स्टेप नीचे, मतलब 2 से 4 पे भेज दिया। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये 2 पे भी है और 4 पे भी है। तो अब आप देखिए कि ये जो 5 रेडिकल थे ये 2 जगह पाए जा रहे हैं, 2 जगह है। तो यहां पर आप देखिए सबसे, अब हमें क्या करना है, सबसे पहली बार जब वो आते हैं इस सीरीज में, आप देखिए सबसे पहली बार जब वो आते हैं तो उनके लिए हम अस लगाते हैं। उनके लिए हम जिस सफिक्स का यूज करेंगे वो अस होगा। अस टर्म का यूज करते हैं इनके लिए। और जब ये चूंकि पहली बार आए हैं इसलिए अस लिखा, यहाँ पर ये दूसरी बार आए हैं इसलिए इक लिखा। उसी तरह से यहाँ पर आप देखिए 2 नंबर पे आयरन, स्टैनम, प्लम्बम, ये पहली बार आए हैं इसलिए इनके लिए अस लगाया। जबकि यहाँ पर आप देखिए आयरन दूसरी बार आ गया है तो उसके लिए इक लगाया, और ये स्टैनम और प्लम्बम दूसरी बार आए हैं इसलिए यहाँ पर भी हमने इक लगाया है। तो आपको इस सिंपल से डायग्राम के द्वारा आपको ये याद रखना है कि ये याद रखने में मदद मिलेगी कि जो कब हम अस और ये जो सफिक्स है इनका क्या महत्व होता है और इससे वैलेंसी पर कैसे फर्क आता है। तो इसके बारे में और डिटेल में हम आगे देखेंगे। बस थोड़ा सा एग्जांपल यहाँ पर हम देख लेते हैं। जब भी क्यूप्रस कहेगा तो हम कॉपर की वैलेंसी 1 मानेंगे, और जब क्यूप्रिक कहेगा तो कॉपर की वैलेंसी 2 मानेंगे। उसी तरह से जब देखिए ये आयरन है तो आयरन के लिए चूंकि ये
फेरस फेरिक टर्म यूज करेंगे। तो जब फेरस टर्म यूज होगा आयरन की वैलेंसी 2 होगी, और जब फेरिक टर्म यूज होगा तो आयरन की वैलेंसी 3 होगी। उसी तरह से जब स्टेनस टर्म यूज होगा उसकी वैलेंसी 2, Sn की वैलेंसी 2, और जब स्टेनिक टर्म यूज होगा तो इसकी वैलेंसी 4 होगी। तो ये वैलेंसी जो है वो हम आसानी से मेमोराइज कर सकते हैं इस तरीके से। फिर यहाँ पर आप देखें कॉपर, इसका लैटिन नेम क्यूप्रम है। फिर Hg स्टैंड्स फॉर हाइड्रार्जिरम, इसको मरकरी को कहते हैं। जनरली मरकरी टर्म ही यूज होता है, मरकरस, मरकरी ये शब्द यूज होता है, इसलिए मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया है। फिर आप देखिए आयरन के लिए फेरम टर्म यूज होता है, ये लैटिन नेम उसका है। और यहाँ पर नेवी में फेरस फेरिक टर्म यूज होता है। उसके बाद फिर आप देखें Sn के लिए स्टैनम, दैट इज स्टैनम, और यहाँ पर हम स्टैनस स्टैनिक टर्म यूज करेंगे। आयरन दिस वन Sn स्टैंड्स फॉर टिन एंड Pb स्टैंड्स फॉर प्लम्बम, जो कि जिसका मतलब जो लेड का सिंबल है, और हम यहाँ पर प्लम्बम वर्ड को मॉडिफाई करके प्लम्बस प्लम्बिक के रूप में यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स ऐसे करके हम रेडिकल का नेमिंग करते हैं, और उसके साथ साथ आप देखें उनकी वैलेंसी के साथ, उनके नाम के साथ उनकी वैलेंसी को भी हम ऐड करके लिख सकते हैं, जिसे हम आगे देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए क्यूप्रम है, तो क्यूप्रम की जब वैलेंसी 1 होगी तो वहां पर हम क्यूप्रस लिखेंगे, जब 2 होगी तो हम क्यूप्रिक लिखेंगे। लेकिन जब 1 होगी तो इसको हम कॉपर 1 भी लिख सकते हैं, और सॉरी जब 1 होगा तो हम कॉपर 1 भी लिख सकते हैं, और जब 2 होगा इसका वैलेंसी तो हम कॉपर 2 भी लिख सकते हैं। जैसे क्यूप्रस ऑक्साइड, इसको कॉपर 1 ऑक्साइड भी लिखा जा सकता है। क्यूप्रिक ऑक्साइड, इसको कॉपर 2 ऑक्साइड भी लिखा जा सकता है। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं निगेटिव रेडिकल्स की तरफ, और यहाँ पर भी हमने चुने हैं कुछ ऐसे ही निगेटिव रेडिकल्स जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन से रिलेटेड ये रेडिकल्स है। तो नाइट्राइड आइड जो फर्स्ट टर्म यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर आप देखिए आइड जहां भी लगा हो तो वो हमेशा ऐसा रेडिकल होता है जिसमें सिर्फ एक एटम होता है, ग्रुप ऑफ एटम नहीं होता। यहाँ देखिए नाइट्राइड, ओनली नाइट्रोजन का एक एटम यहाँ पर है, सल्फाइड में सल्फर का एक एटम है, फॉस्फाइड में फास्फोरस का एक एटम है, कार्बाइड में कार्बन का एक एटम है। तो ये इससे सिंबल पहचानने में हमें सुविधा मिलती है, लेकिन जो वैलेंसी है वो इनकी अलग अलग होती है। नाइट्राइड की 3 वैलेंसी होती है, सल्फाइड की 2 होती है, फॉस्फाइड की 3 होती है, कार्बाइड की 4 होती है। और स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ध्यान में रखें कि सल्फर का कोई भी कंपाउंड हो, इस तरह से सल्फर का कोई रेडिकल हो, सल्फर से रिलेटेड कोई रेडिकल हो तो उसकी वैलेंसी हमेशा 2 होगी। फास्फोरस से रिलेटेड कोई रेडिकल हो तो उसकी वैलेंसी हमेशा 3 होगी। हाँ, लेकिन बाई का जब भी केस है उसमें थोड़ा उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे थे आइड का टर्म देख रहे थे। आइड जहां भी आए तो वो हमेशा एक एटम होगा, ना कि ग्रुप ऑफ एटम। तो नाइट्राइड दैट इज सिंगल नाइट्रोजन एटम, वैलेंसी इसकी 3 है। फिर आप देखिए नाइट्राइट एंड नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट, यहां पर आप देखें 2 चीजें आती है। नाइट्राइट, इसमें इसको हिंदी में लिखेंगे तो और नाइट्रेट, तो यहां पर आप देखिए यहां पर आ की मात्रा यूज हुई है और यहां पर ए की मात्रा यूज हुई है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, आ की मात्रा पहले आती है और ए की मात्रा बाद में आती है। एक तरह से कह सकते हैं यदि हम आ की मात्रा चूंकि पहले आती है इसलिए
आप ध्यान में रखेंगे कि ये हमेशा छोटी संख्या के लिए यूज होता है। 8 की मात्रा जो कि बाद में आती है, इसलिए ये हमेशा बड़ी संख्या के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर आप देखिए नाइट्राइट का इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर दो देखिए, नाइट्रोजन में नाइट्राइट और नाइट्रेट में 2 और 3 का डिफरेंस है। ये यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो जब भी नाइट्राइट होगा आएगा तो उसके साथ NO2 लिखेंगे हम। नाइट्रेट शब्द का इस्तेमाल, नाइट्रेट शब्द होगा तो उसके लिए यहाँ पर NO3 यूज करेंगे। जो बड़ी संख्या है वो उसके साथ जाएगी। उसी तरह से यहाँ पर आप देखिए सल्फाइट है, तो यहाँ पर सल्फर के केस में सल्फर और फास्फोरस दोनों के केस में 3 और 4। देखिए नाइट्रोजन और 1, नाइट्रोजन के केस में 2 और 3 का मामला चलता है, सल्फर के केस में 3 और 4 का, और फास्फोरस के केस में भी 3 और 4 का। तो यहां पर आप देखिए सल्फाइट SO3, सल्फेट SO4। उसी तरह से फिर आप देखिए फॉस्फाइट PO3 एंड फॉस्फेट PO4। और ये है फॉर सिंबल को याद रखने के लिए। उसका सिंबल क्या हो सकता है, उसका फार्मूला क्या हो सकता है, ये सिंबल और फार्मूला को याद रखने में आपका हेल्प कर सकता है ये ट्रिक। वैलेंसी के लिए आपको ध्यान में रखना है, सल्फर का कोई भी रेडिकल होगा उसकी वैलेंसी 2 होगी, फास्फोरस का कोई भी रेडिकल होगा उसकी वैलेंसी 3 होगी, बाई वाले टर्म को छोड़ करके। देखिए बाई में क्या होता है, जैसे सल्फाइट है और बाई लग गया तो इसके आगे एक हाइड्रोजन हम लगा देंगे, SO3 के आगे एक हाइड्रोजन लगा दिया और वैलेंसी में से एक को घटा दिया। उसी तरह से यहाँ पर भी बाइसल्फेट में भी SO4 के आगे हाइड्रोजन लगा दिया और वैलेंसी में से एक घटा दिया। वैसे यहाँ पर आप देखें फॉस्फाइट, बाइफॉस्फाइट, इसमें PO3 के आगे एक हाइड्रोजन लगा दिया और वैलेंसी में से एक घटा दिया। वैसे ही फॉस्फेट, बाइफॉस्फेट, PO4 के आगे एक हाइड्रोजन लगा दिया और वैलेंसी में से एक घटा दिया। फिर आप देखें कार्बाइड को C से रिप्रेजेंट करते हैं, एक कार्बन का भी सिंबल है, लेकिन जब ये नेगेटिव रेडिकल के रूप में बिहेव करता है तो कार्बाइड के नाम से जाना जाता है। इसकी वैलेंसी 4 होगी और कार्बोनेट CO3, इसकी वैलेंसी 2, और बाइकार्बोनेट में एक हाइड्रोजन उसके आगे लग जाएगा HCO3 और वैलेंसी में से एक घट जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था नेगेटिव रेडिकल्स। अब हम आगे बढ़ते हैं नेमिंग की तरफ। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्यूप्रस सल्फाइड एंड क्यूप्रिक सल्फाइड। तो यहाँ पर आप देखें सबसे पहले क्यूप्रस हो या क्यूप्रिक, जो इनका जो सिंबल होगा वो Cu ही होगा। क्यूप्रस और क्यूप्रिक से सिंबल में कोई डिफरेंस नहीं आता है, सिंबल दोनों के लिए एक ही रहेगा, डिफरेंस आएगा तो उनकी वैलेंसी में। उसके बाद सल्फाइड के लिए आइट टर्म यूज हुआ है, तो यहाँ पर SO के बाद हम 3 डालेंगे, 8 यूज होता तो 4 डालेंगे। फिर देखिए इसकी जो वैलेंसी होगी, सल्फर का कंपाउंड है, इसकी वैलेंसी होगी 2, यहाँ पर भी इसकी वैलेंसी 2 हमने लिख दी। क्यूप्रस, देखिए क्यूप्रस की वैलेंसी 1 है और क्यूप्रिक की वैलेंसी 2 है। फिर यहाँ पर आकर के आप देखेंगे क्यूप्रस कॉपर जो है वो 1 2 के पोजीशन पे आता है, 1 पे रहेगा तो अस होगा और 2 पे रहेगा तो इक होगा। तो यहाँ पर आप देखिए क्यूप्रस कॉपर की वैलेंसी 1 है, क्यूप्रिक कॉपर की वैलेंसी 2 है। फिर आप देखिए वैलेंसी का ट्रांसफर करेंगे तो क्यूप्रस सल्फाइड का फॉर्मूला Cu2SO3 हो जाएगा और क्यूप्रिक सल्फाइड का CuSO3, क्योंकि ये दोनों ही सेम है, दोनों की वैलेंसी सेम है तो हम लिखेंगे नहीं। फिर आप देखें फेरस फॉस्फेट और फेरिक फॉस्फेट। फेरस और फेरिक दोनों के लिए हम सेम सिंबल डालेंगे, बस डिफरेंस आएगा तो उनकी वैलेंसी में, क्योंकि फेरस
आयरन के केस में आपने देखा वैलेंसी जो होता है वो 2 और 3 होता है। पहले जो है वो 2 आ रहा है, इसलिए फेरस जो है उसकी वैलेंसी, फेरस की वैलेंसी 2 होगी, फेरिक की वैलेंसी 3 होगी। और फिर PO4 फॉस्फेट है, तो फॉस्फेट है, एक टर्म यूज हुआ है, तो यहाँ पर आप देखें एक ही मात्रा यूज हुई है यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 होगा। PO4 यहाँ भी डाल दिया सिंबल। और चूंकि ये फास्फोरस का कंपाउंड है तो इसकी जो वैलेंसी होगी वो 3 होगी, यहाँ पर हमने 3 भी डाल दिया। अब आप देखिए फेरस फॉस्फेट यहाँ पर वैलेंसी का ट्रांसफर करेंगे तो आपको Fe3PO4 होल 2, और यहाँ पर आपको आएगा Fe3, देखिए यहाँ ये भी 3 है, ये भी 3 है, सेम है वैलेंसी, तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं FePO4 इज द फार्मूला ऑफ फेरिक फॉस्फेट। और इसके बाद हम देखते हैं स्टेनस नाइट्राइड एंड स्टेनिक नाइट्राइड। स्टेनस और स्टेनिक दोनों के लिए SN सिंबल हम यूज करेंगे, और वैलेंसी में सिर्फ डिफरेंस आएगा। तो स्टेनस के लिए देखिए हम वैलेंसी यूज करते हैं 2, और स्टेनिक के लिए हम वैलेंसी यूज करते हैं 4। ये हमने वैलेंसी उसकी लिख दी। और नाइट्राइड की जो वैलेंसी होगी I है, तो यहाँ पर 2 यूज होगा NO2, और जो वैलेंसी होगी वो नाइट्रोजन का कंपाउंड है, तो नाइट्राइड को छोड़ करके बाकी नाइट्राइड और नाइट्रेट की वैलेंसी 1 ही होती है, तो हमने 1 लिख दिया। अब वैलेंसी का ट्रांसफर करने के बाद स्टेनस नाइट्रेट दैट इज SnNO2 होल 2 एंड स्टेनिक नाइट्रेट दैट इज SnNO2 होल 4। इस तरह से हम किसी भी केमिकल कंपाउंड के फार्मूला को इस तरह से लिख सकते हैं। और एक और बात यहाँ पर जो हमें ध्यान देनी है कि यहाँ से आप देखें सिर्फ हम अस और इक जो सफिक्स है वैसे ही नेमिंग नहीं कर सकते, बल्कि हम उसकी वैलेंसी भी लिख सकते हैं। हम रेडिकल की वैलेंसी भी लिख सकते हैं, खास करके जो पॉजिटिव रेडिकल है उनकी वैलेंसी भी लिख सकते हैं। जैसे आप देखिए फेरस ऑक्साइड, इसको हम आयरन 2 ऑक्साइड भी कहते हैं, क्योंकि फेरस में आयरन की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है। तो यहाँ पर आप देखिए FeNO, अब जो फेरस का जो वैलेंसी होगा वो 2 होगा, और ऑक्साइड का वैलेंसी 2 होगा, और इस तरह से सेम सिमिलर होने की वजह से ये कैंसिल होंगे, और जो फेरस ऑक्साइड है उसका जो फार्मूला होगा वो FeO होगा। उसके बाद आप देखिए फेरिक ऑक्साइड, क्योंकि इसके आयरन की जो वैलेंसी वो 3 है, इसलिए इसे आयरन 3 ऑक्साइड भी लिखा जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए आयरन की वैलेंसी है 3 और ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2, और इस तरह से फेरिक ऑक्साइड का फार्मूला होता है Fe2O3। So children, in this video we have learned about radicals and how to name chemical compounds, and in the coming videos we would be learning about how to balance a chemical equation. Thank you. Have a nice day.